हेलो मेरे फेसबुक और यूट्यूब के दोस्तों। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मैंने सोचा कि इस दिन के अवसर पर क्यों ना आपसे ये साझा किया जाए कि आखिर मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे देश में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। वो पीछे देख रहे हैं आप, वो बड़ी सी ट्रॉफी। अभी अभी मैं भाषण देकर आ रहा हूँ और वहाँ पे मैंने सिर्फ 10 मिनट का भाषण दिया, पर जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगा इसके साथ तब तक जस्टिस नहीं होगी जब तक मैं इसे बाकी लोगों के साथ में साझा ना करूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर लीगल प्रोविजन क्यों, मतलब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, मानसिक रोगी दिवस या मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो उसमें हम लॉयर्स, जजेस और लॉ से रिलेटेड लोगों का आखिर काम क्या है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। भारत देश में कानून की जो ये मेंटल रोगों से संबंधित जो कानून है उसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों के समय से। अलग अलग कानून आए। सबसे इंपॉर्टेंट कानून जो कि लगभग हाल तक चला था वो था इंडियन लुनासी एक्ट 1912। इंडियन लुनेसी एक्ट बड़ा पेक्युलर प्रोविजन था क्योंकि ये मेंटली जो इल लोग थे, जो कि थोड़े भी डेंजरस परसीव होते थे, ये कानून पुलिस को ये पावर देता था कि उसे सीधे जेल में डाल सके। हुआ क्या, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जेलों के अंदर बहुत सारे लोग बंद हो गए। एक बहुत ही फेमस केस हुआ जिसे लगभग हर लॉयर, हर जज जानता होगा, शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शीला बरसे करके एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जेल के अंदर बंद इन अनगिनत मानसिक रोगों से परेशान व्यक्तियों के बारे में एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दाखिल किया। और हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को उनको डायरेक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी और लास्ट में हमारे सामने क्या आया, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बात करने से पहले, और मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करने के मूड में हूँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आखिर प्रॉब्लम गंभीर कितनी है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ना हम सबके मन में एक स्टिग्मा, एक कलंक, एक पट्टा टाइप का भाव रहता है। अगर किसी के पास में कोई मानसिक रोग हो गया तो हम सोचेंगे यार वो तो दिमाग से सटका हुआ है, पागल है वो। डिप्रेशन हम लोग ये स्वीकार ही नहीं कर सकते, या हमारे कल्चर के अंदर इस बात को स्वीकार करने का कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन, कोई संस्कार ही नहीं है, कोई आदत ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। आपको क्या पता है कि इस देश में जो 1 अरब 20 करोड़ लोग हैं उनका तकरीबन 1% गंभीर मानसिक रोगों का शिकार है। मतलब ऐसे मानसिक रोग जिनके लिए उसको कभी न कभी हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है। और तकरीबन 5% ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे किसी भी प्रकार के रोगों से परेशान हैं। मतलब इसको अगर आप हार्ट अटैक और BP के रूप में देखें तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है और तकरीबन 5 करोड़ लोग BP के शिकार हैं। कितनी बड़ी बात है। आप सोचेंगे जब इतने बड़े पैमाने पर मानसिक रोग हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं और तमाम प्रकार के जागरूकता होनी चाहिए। जब हर 100 में से 1 बंदा गंभीर मानसिक रोग का और हर 100 में से 5 बंदे किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं, तो क्या जिस प्रकार की लीगल और मेडिकल ऑब्लिवियन में इस चीज को धकेल दिया गया है, जिस प्रकार की अनिभिज्ञता है, जिस प्रकार से हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते, क्या वो किसी भी हिसाब से सही कहा जा सकता है? एकदम नहीं। आपको पता है हॉस्पिटल्स कितने हैं इस देश में? सिर्फ 43। तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर साइकेट्रिक पेशेंट्स के जितने भी बेड्स हैं वो कुल कितने हैं? 27,000 समथिंग। और पेशेंट्स कितने हैं? 1 करोड़ 20 लाख कम से कम। इस बहुत ही दुखद स्थिति में जहां हम लोग ये पाते हैं कि मानसिक रोगियों को मार्जिनलाइज कर दिया गया है, क्षितिज के उस पार धकेला जा चुका है, उनके दुखों से कोई भी व्यक्ति वास्ता नहीं रख रहा, वहां पर ये बहुत ही जरूरी है कि हम आज के दिन अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठाएं कि हम इससे संबंधित चीजों के बारे में लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा जागरूक बना सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाएं। और चूंकि मैं एक लॉयर हूं इसीलिए मैं आपको इन लीगल प्रोविजंस के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने तैयारी करके रखी है। सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके अंदर कई प्रकार के प्रोविजंस हैं। उसमें एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग किस्म के हॉस्पिटल्स को डाला गया, जिसके अंदर प्रॉपर साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्रिक वार्ड्स हैं,
यहाँ तक कि कॉन्वलेसेंट होम्स होते हैं जिनके अंदर जैसे कोई व्यक्ति शराबी है, वो अपनी शराब छोड़ना चाहता है, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग छोड़ना चाहता है, वो सारे के सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तो जब भी हम इस एक्ट के अंदर साइकेट्रिक हॉस्पिटल शब्द का यूज करेंगे, हमारा मतलब होगा इन सारी चीजों से संबंधित। दूसरा, मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबसे मजेदार बात क्या है इस एक्ट के अंदर कि जहां पूरा का पूरा जो मेडिकल साइंस है मेंटल रोगों से संबंधित, वो एलोपैथी में आता है, पर इस एक्ट के अंदर एक होम्योपैथी का जो डॉक्टर है उसे भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर माना गया है। मतलब होम्योपैथी का भी एक डॉक्टर ये सर्टिफाई कर सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल रोग है, मेंटल रोग है या मेंटल इलनेस है और उसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अब अगर आपको या आपके किसी परिचित को या किसी मानसिक रोगी को अगर किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए तो वो कैसे जाएगा? सीधा चला जाए। अगर उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी इच्छा करने की उसके अंदर पावर है और वो समझ रहा है वो किसी प्रकार से रोगी है, तो वो सीधा जा सकता है और जाके एडमिशन ले सकता है। अगर मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट साइकेट्रिक हॉस्पिटल को लगता है कि सच में इन पेशेंट मतलब अंदर भर्ती करके ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो उसे सीधे सीधे भर्ती कर सकता है। अगर बच्चा है, अपनी सहमति देने के लायक नहीं है, तब उसका गार्जियन कर सकता है। माता पिता, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन, कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर वो बच्चा है तो जो उसका गार्जियन है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, जो उसका ख्याल रखता है, वो जाकर वहां पर अपनी संस्तुति, अपनी कंसेंट दे सकता है। अगर मान लीजिए एक ऐसा मानसिक रोगी है जिसके पास में कंसेंट देने की पावर नहीं है, जो चीजों को समझ ही नहीं पा रहा, मतलब जिन्हें हम आमतौर पे मतलब जो बहुत ही गंभीर मानसिक रोगी होते हैं, जो जिनका वास्तविकता से संपर्क टूट गया है, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में कोई भी दोस्त, कोई भी संबंधी सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 के अंदर सीधे जा सकता है। मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ साइकेट्री हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे एप्लीकेशन दे सकता है। इस एप्लीकेशन को 2 सेपरेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब 2 डॉक्टर्स की सहमति मिली होनी चाहिए कि हाँ ये बंदा मानसिक रूप से इल है और इसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट की, मतलब भर्ती होकर ट्रीटमेंट की, एडमिट करके ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, तो उसके बाद वो भी वहां पे एडमिट किया जा सकता है। मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के पास में ये पावर है कि अगर बाहर से सर्टिफिकेट नहीं आया हो तो अपने हॉस्पिटल के अंदर के ही किन्हीं 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर से उनका टेस्ट करवा सकता है और उनका एडमिशन ले सकता है। सो फार सो गुड। अब हम लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा है कि एक इंसान को पागल घोषित करके पागल खाने के अंदर लंबे टाइम तक सारे जीवन के लिए भर्ती करवा दिया, बाद में हीरो आता है उन्हें छुड़ाता है। पर मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के आने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकता। मेंटल हेल्थ एक्ट के बाद में क्या है कि 90 दिन से ज्यादा कोई भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज किसी भी व्यक्ति को केवल तब अपने हॉस्पिटल में रख सकता है जब वो 2 डॉक्टरों से फिर से उसका टेस्ट करवाए, इंडिपेंडेंट डॉक्टरों से, कि इसे ये अभी भी मानसिक रोगी है और इसकी सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए इसको हॉस्पिटल में रखना जरूरी है, इसको हेल्दी बनाने के लिए। सो फार सो गुड। अब आप बोलेंगे 90 दिन करके बहुत लंबे टाइम तक रख सकता है ना। 6 महीने से ज्यादा या लंबे समय तक पूरी तरह से भर्ती करवाने के लिए, या किसी ऐसे मानसिक रोगी को जो स्वयं अपने लिए या अपने परिजनों के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए या जन साधारण के लिए खतरा हो सकता है, उसे किसी भी ऐसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए क्या चाहिए? मजिस्ट्रेट की परमिशन। और इस परमिशन को हम लोग कहते हैं रिसेप्शन ऑर्डर। रिसेप्शन ऑर्डर इसके पहले पार्ट का, इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ये रिसेप्शन ऑर्डर जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रिक्वेस्ट कर सकता है, ये कह सकता है कि सर इस मानसिक रोगी को भर्ती करके रखना इसके हेल्थ के लिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए जरूरी है, कृपया इसका रिसेप्शन ऑर्डर दिया जाए। दूसरा, पत्नी या पति, अगर मानसिक रोगी की कोई पत्नी या पति हैं तो वो भी आकर कह सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, इसको रखना खतरनाक है, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, प्लीज इसका रिसेप्शन ऑर्डर दिया जाए। ऐसी जो भी एप्लीकेशन होगी वो 2 डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट से के साथ होगी। दोनों डॉक्टर का सर्टिफिकेट 10 दिन के भीतर आया हुआ होना चाहिए, 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 10 दिन के भीतर 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टरों ने उसे इंडिपेंडेंटली एग्जामिन किया होना चाहिए रोगी को,
और उन्होंने लिखा होना चाहिए, उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट देना है कि ये जो बंदा है ये मानसिक रूप से इल है, मेंटली इल है, और इसकी मेंटल इलनेस इस नेचर की है कि इसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, और इसे छोड़ दिया गया तो ये अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनल सेफ्टी को और पब्लिक की सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऐसा ये सर्टिफिकेट के साथ में कंपनी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, तब मजिस्ट्रेट दो काम कर सकता है, या तो वो जो इंक्वायरी करना चाहे कर सकता है, उसके बाकी रिलेटिव्स को नोटिस दे सकता है, उस समय ये डायरेक्शन दे सकता है कि ये जो पर्सन है इसको कहीं डिटेन करके रखा जाए, या तो साइकेट्रिक वार्ड में डिटेन किया जाए, या किसी और प्रॉपर जगह पर डिटेन किया जाए, या इसकी कस्टडी किसी और को दे दी जाए तब तक संभालने के लिए। उसी बीच में मजिस्ट्रेट खुद उसको पर्सनली भी एग्जामिन कर सकता है कि बुला के लाओ, मैं देखता हूँ कि सच में वो मानसिक रूप से इल है कि नहीं है। और मेरे ख्याल से मजिस्ट्रेट को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट्स पे तो हमें पता है कि इस देश में हम कितना भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद में मजिस्ट्रेट रिसेप्शन ऑर्डर पास कर सकता है। ये रिसेप्शन ऑर्डर इस बात की अथॉरिटी है कि इस बंदे को अब इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा जा सकता है। अगर बिना रिसेप्शन ऑर्डर के कोई भी व्यक्ति किसी को भी बंद करके रखता है, पाँव में जंजीरें बांध के रखता है, कमरे के अंदर बंद करके रखता है, या उसके साथ प्रताड़ना करता है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक मानसिक रोगी के पास भी उतने ही अधिकार होते हैं जितने अधिकार किसी भी आम इंसान के पास होते हैं। और इसीलिए मानसिक रोगी के साथ ये सब करना अपराध है। रॉन्गफुल डिटेंशन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर ये अपराध आते हैं, और ये सारी की सारी चीजें उसके साथ किए गए अपराध माने जाएंगे, जिसके लिए मानसिक रोगी की तरफ से दूसरे व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये हो गया आपका रिसेप्शन ऑर्डर। अब मान लीजिए सड़क पर कोई व्यक्ति ऐसे ही फिर रहा है, मेंटली इल पर्सन है, सड़क पे फिर रहा है, एसएचओ अगर देखता है कि ये बंदा मेंटली इल है, सीवियर इलनेस से ग्रसित है, और ये अपने आप को केयर नहीं कर पा रहा है, एसएचओ मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसर्न, तो वो उस बंदे को डिटेन कर सकता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकता है। फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट उसका रिसेप्शन ऑर्डर पास कर सकता है, या फिर अगर उसका कोई रिलेटिव आता है और वो रिलेटिव उसकी कस्टडी मांगता है, तो श्योरिटी बॉन्ड्स, उसका प्रॉपर केयर रखने की शपथ दिलवाकर उसको इंश्योर करके वो उसकी कस्टडी, मेंटली इल पर्सन की कस्टडी उस बंदे को भी दे सकता है। तीसरी क्या काम हुआ, तीसरा ये हुआ कि एसएचओ को ये लगता है कि ये बंदा मेंटली इल है और ये खुद को और पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता है। अब एसएचओ की या ऑफिसर इंचार्ज की कोई इच्छा नहीं रहेगी, अब उसकी मजबूरी है, उसको इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि ही शैल, उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे डिटेन करना होगा, और डिटेन करने के बाद में अगले दिन मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होगा, और मजिस्ट्रेट ऐसे केस में उसको प्रॉपर कस्टडी के अंदर भेज सकता है। ये तो हो गया रिसेप्शन ऑर्डर बाय एसएचओ कंसर्न। अब कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग मेंटली इल हो जाते हैं और उनके परिवार वाले उनका ध्यान नहीं देते, परिवार वाले उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते, उनके साथ क्रूएल तरीके से बिहेव करते हैं, उनको वो मान सम्मान नहीं देते जिनके वो पात्र हैं, उनके साथ पुरुषों जैसा भी बिहेव नहीं करते, अच्छे से बिहेव नहीं करते, अच्छे से उसके साथ में ट्रीटमेंट नहीं करते। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हम लोगों का भी मन दुखी होता है कि देखो ये रिलेटिव्स हैं और ये इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो इसके बावजूद कि मेरा उस व्यक्ति से जो मानसिक रूप से बीमार है कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं मजिस्ट्रेट के पास में जाकर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इसके रिलेटिव इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, और यही काम कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी कर सकता है। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट तब इस एप्लीकेशन का नोटिस उसके रिलेटिव्स को देगा, ये देखेगा क्या सच में उसके साथ में बुरी तरीके से बिहेव हो रहा है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके साथ में गलत तरीके से बिहेव हो रहा है, तो वो रिलेटिव को ऑर्डर देगा सही तरीके से बिहेव करने की, अगर रिलेटिव उस व्यक्ति को मेंटेन करने के लिए लीगली बाउंड है। अगर लीगली बाउंड नहीं है तो रिसेप्शन ऑर्डर पास कर देगा, पर अगर लीगली बाउंड है तो उसका मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर देगा मजिस्ट्रेट, और श्योरिटी ले लेगा, और अगर तब भी नहीं मानता तो सीधा उसके ऊपर फाइन इंपोज भी कर सकता है 2000 रुपए तक का। ये हो गया आपका सेक्शन 25। सेक्शन 25। अब उसके बाद में डिस्चार्ज। एक बार जब मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मजिस्ट्रेट के कहने पर एडमिट हो गया बंदा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डिस्चार्ज भी मजिस्ट्रेट के कहने पर ही होगा, नहीं। पिछले एक्ट में यही प्रॉब्लम थी, उसके कारण क्या हुआ कि बहुत ही भारी संख्या में लोग जो है पाइल अप होते गए जेलों के अंदर।
इसमें मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को ये डिस्क्रिशन दी गई है कि वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करके अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो सही हो चुका है और वो मेजर है, अपनी खुद की केयर कर सकता है, तो उसे वो छोड़ सकता है, पहली बात। सेकेंडली, वो अगर कोई उसका कोई रिलेटिव उस मेडिकली इल पर्सन की कस्टडी मांग रहा है मजिस्ट्रेट से, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल से अगर मान लो कस्टडी मांग रहा है, तब जो ये इंचार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी कंसर्न है, वो क्या कर सकता है कि वो मजिस्ट्रेट के पास में उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकता है। इसके अलावा जो है जो ये मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, वो उसको डिस्चार्ज सीधे कर सकता है, वो उसके लिए परमिशन मजिस्ट्रेट से मांग सकता है। जो उसके रिलेटिव्स हो वो खुद जाकर मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि सर प्लीज़ जो है हमारे इस पेशेंट को मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज नहीं छोड़ रहा, कृपया करके इसको छुड़वाया जाए। मजिस्ट्रेट भी उसके बाद प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद छोड़ सकता है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड पार्ट है रिसेप्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो किसी मेंटली इल पेशेंट की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी तो काफ़ी है बट वो बंदा खुद अपना ध्यान नहीं रख पा रहा या अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख पा रहा, इस केसेस के अंदर कुछ कंसर्न पार्टीज जैसे उसका कोई रिलेटिव, एडवोकेट जनरल, मेडिकल क्यूरेटर या फिर लैंड कलेक्टर, ये सारे के सारे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो सिविल कोर्ट है वो ये ऑर्डर पास कर सकती है आफ्टर असेसमेंट कि या तो इसका कोई गार्जियन अपॉइंट किया जाए या इसकी प्रॉपर्टी का कोई कोर्ट ऑफ वार्ड या कोई मैनेजर अपॉइंट किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे प्रोविजन जो है एक्ट में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम और आप, जिनमें से कई लॉयर्स हैं जो लॉ को जानते हैं बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ को नहीं जानते, आखिर हम और आप कैसे ये करेंगे? तरीका बहुत आसान है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है HSLA, हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987, हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल्स जो है, और उसके अलावा सेक्शन 91 ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट, ये तीनों के तीनों मेंटली इल पेशेंट के साथ वालों के लिए लीगल एड को प्रोवाइड करना मैंडेटरी बनाते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में आपको किसी भी प्रकार की लीगल एड मिले या आपका कोई लीगली सहायता करे, लीगली हेल्प करे, तो आप बहुत आसान काम कर सकते हैं। वो ये कि अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कीजिए। स्पेशली हरियाणा में जो खैर ये काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। उसके बाद ये काम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकीलों का हो जाएगा कि वे आपकी मदद करें इस प्रकार के मानसिक रोगी या मेंटली इल पर्सन की मदद करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का सेक्शन 81 डिक्लेयर करता है कि किसी प्रकार के मेंटली इल पर्सन के साथ में गलत ट्रीटमेंट नहीं होगी, अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट नहीं होगी। दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स। उसके अलावा एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो कि जिसमें मेंटल डिसेबिलिटी आती है, जिसके अंदर मेंटल इलनेस आती है। ये सारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को दूसरे लोगों के एट पार करता है राइट्स के मामले में। मतलब ये कहता है, ये डिक्लेयर करता है, ये घोषणा करता है कि इन दोनों के अधिकार समान होंगे, इनके अधिकारों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए मेंटली डिसेबल्ड व्यक्ति के अधिकार उतने ही हैं जितने अधिकार किसी भी आम या अन्य व्यक्ति के अधिकार हैं। हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है कि हम इनके साथ में किसी भी रूप में बुरी तरीके से बर्ताव करें, हम इनका मजाक उड़ाएं या हम इनके साथ में कोई भी गलत काम करें। सेक्शन 96 ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, जो कि कहता है कि इस एक्ट के प्रोविजन बाकी सब एक्ट्स के ऊपर जो है अभिभावी होंगे, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, उनको ओवर रूल करेंगे। इसीलिए एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फार सो गुड। अब लेट अस ट्राई टू एग्जामिन सम ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो है इसकी ट्रीटमेंट में। जैसे देखिए, अगर मान लो आप एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके अधिकारों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे संविधान की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स ना, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की शुरुआत होती है जिसमें कहते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। हमारे संविधान में इस आर्टिकल 21 में कहा नो वन शैल बी
deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law. इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में मेंटली इल पेशेंट के लिए जो अप्रोच है वो थर्ड पर्सन अप्रोच है, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच है। मतलब हम ये डील कर रहे हैं कि मेंटली इल पर्सन को मैनेज कैसे करना है। अगर वो इंसान है तो इंसान को अपन मैनेज नहीं कर सकते, हम इंसान को उसके अधिकारों के हिसाब से उसके साथ में डील कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, उसे ऐसी जो पूरी लैंग्वेज है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जैसे वो एक कमोडिटी हो, वो एक प्रॉब्लम हो, वो एक पर्सन इन नीड हो और उसे हमें किसी भी तरीके से जो है उसकी समस्याओं को दूर करना है। मतलब मेंटली इल पर्सन के पर्सनल राइट्स के ऊपर जो इम्फेसिस पे करना चाहिए वो ये एक्ट नहीं करता। अब चूंकि हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के सिग्नेटरी बन चुके हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम मेंटली इल पर्सन्स के राइट्स पर प्रॉपर फोकस करें। सेकेंडली, इस देश में मेंटली इल लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी एनकरेजमेंट सरकार को देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी जाती। टोटल हेल्थ बजट का सिर्फ 1% मेंटली इल पीपल के ऊपर, मेंटली इल पर्सन्स के ऊपर खर्च होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान नेग्लिजिबल है। कारण क्या है? कारण है लैक ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं वो हर इंडोर ट्रीटमेंट को जो है इंश्योर करती हैं, बट वो मेंटल इलनेस को इंश्योर नहीं करती। इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम लोग मेंटल इलनेस को भी इंश्योर करने की दिशा में बढ़ें। जब तक वो इंश्योर नहीं होगी तब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम इंसेंटिवाइज नहीं कर पाएंगे किस चीज के लिए, मेंटली इल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तीसरा क्या है? तीसरा है कि डॉक्टर के पास जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी मेंटली इल पर्सन को, वो ये कि किसी को पता ना चल जाए, कोई जान न जाए। मानसिक रोगी होना एक बहुत बड़ा कलंक सबसे जाता है समाज में, इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एड्स के एक रोगी के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना रूल्स एंड ऑर्डर्स में साफ तौर पे लिखा गया है, बट मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 simply does not pay any attention to the confidentiality of the mental patient. His medical condition is not something to be bragged of. उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में आप गा नहीं सकते, उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में आप सबको बता नहीं सकते। उसके पास ये अधिकार होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं निजता का अधिकार, प्राइवेसी का राइट। तीसरी बात क्या है? स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ये जितनी मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज हैं पूरे देश भर में, इसमें सिर्फ 4 ऐसी हैं जो फंक्शन करती हैं, बाकी सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ नाम के लिए बना दी गई हैं। अधिकतर जगहों पे डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज को लाइसेंसिंग अथॉरिटी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ को लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना दिया गया है। स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कहीं काम नहीं करती, मीटिंग बहुत कम लेती है। इसके कारण क्या है कि लगभग नॉन फंक्शनिंग है। चौथी बात, हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत कम है। पूरे इतने बड़े हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां तक मुझे ज्ञान है कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। कुछ बेड्स जरूर हैं, रोहतक में थोड़ी बहुत फैसिलिटी जरूर है, पर जिस प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत है वो ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। ये थी इसके अंदर की प्रॉब्लम्स। मैं आपको बता चुका हूं कि आप लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो। लास्ट में मैं अपनी बात को कुछ इस तरीके से एंड करना चाहूँगा कि वैसे हम लोग कहते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग लोग, पर अगर सच्चे मायनों में देखा जाए तो हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं डिसेबल है, कहीं ना कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की डिसेबिलिटी गरीबी है। इस देश में 70% लोग ऐसे हैं जो दिन में 20 रुपए से कम कमाते हैं। कितनी बड़ी डिसेबिलिटी है, उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों की डिसेबिलिटी लैक ऑफ एजुकेशन है, वो शिक्षित नहीं है। कुछ लोगों की डिसेबिलिटी लैक ऑफ पेरेंटल केयर है, उनके माता पिता नहीं है या उनके माता पिता से उनको उस तरीके का प्यार नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। कुछ लोगों की डिसेबिलिटी इमोशनल होती है। अगर हम इस तरीके से देखें तो हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसेबल है। हमें ये मानने में तकलीफ नहीं होती कि एक गरीब व्यक्ति के अधिकार उतने ही हैं जितने एक अमीर व्यक्ति के अधिकार हैं। हमें ये मानने में तकलीफ नहीं होती कि एक एम्प्यूटेटेड, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ या पाँव नहीं हो या कट गए हों, उस व्यक्ति के वोट देने के, सोचने समझने के, काम करने के अधिकार उतने ही होते हैं जितने किसी अन्य व्यक्ति के होते हैं। हमें ये मानने में भी तकलीफ नहीं होती कि एक शिक्षित एजुकेटेड और एक अशिक्षित अनएजुकेटेड व्यक्ति के अधिकार बराबर होते हैं। पर जब हम अंदर से अपना मन खंगालते हैं
तो हमें कहीं ना कहीं ये मानने में तकलीफ होती है कि एक मानसिक रूप से चैलेंज्ड या मेंटली इल पर्सन भी एक पर्सन है और उसे मात्र एक रोग हुआ है, और बस क्योंकि वो एक प्रकार की डिसेबिलिटी से पीड़ित है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो आइए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के इस अवसर पर हम लोग शपथ लें कि हमारे मन से जो ये भेदभाव है हम इसे निकाल फेंकेंगे, और साथ ही साथ में जो दूसरे लोग हैं उनके मन से भी हम ये भेदभाव दूर करेंगे। थैंक यू।